नमस्कार। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य या आपके खानदान का कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति को बिना आपकी कंसेंट के बेच रहा है या बिना आपकी सहमति के वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम उसको ट्रांसफर कर रहा है, उससे पैसे लेकर के उसके नाम बेच रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं? ऐसे मामले कई बार देखे जाते हैं। संपत्ति को लेकर इतने ज्यादा विवाद है, सिविल कोर्ट भरी पड़ी है। तो यदि आपका मामला भी कोर्ट में आ गया है या आपको लगता है कि कोर्ट में आ सकता है, तो किस तरीके से आप ऐसे व्यक्ति को रोक सकते हैं? कानून में किस तरीके का प्रावधान किया गया है कि बिना सहमति के किसी भी संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता? जो सहस्वामी होते हैं उनकी कंसेंट लेना, उनकी सहमति लेना अनिवार्य होता है। और इसके साथ ही हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2024 को, अभी लगभग 9-10 दिन पहले, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, जो खास तौर से इसीलिए दिया गया है कि कोई भी सहस्वामी बिना बंटवारे के पूरी संपत्ति को नहीं बेच सकता, और यदि वो बेचता है तो वो अवैध होगी। वो केस लो भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, उसके सारे फैक्ट आपको बताए जाएंगे, किस तरीके से आप इस जजमेंट का लाभ ले सकते हैं ये भी आपको बताया जाएगा, और उस व्यक्ति को रोका जाए, कानूनी रूप से उस व्यक्ति के मार्ग में रुकावट उत्पन्न की जाए, ताकि वो आपकी संपत्ति को बिना आपकी सहमति के ना बेच सके। यदि आप जानना चाहते हैं किस तरीके से प्रावधान किए गए हैं तो एंड तक वीडियो में बने रहे। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 16 सितंबर 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसके गोलम लालचंद वर्सेस नंदूलाल शाह एंड अदर के नाम से एक जजमेंट दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कस किया गया है कि कोई भी सहस्वामी बिना बंटवारे के अपनी पूरी की पूरी संपत्ति को नहीं बेच सकता, और यदि वो उसको बेचता है तो वो अवैध होती है। उस ट्रांसफर डीड को कैंसिल कराया जा सकता है यदि बिना सहमति के, बिना कंसेंट के उसे बेचा गया है। लेकिन इस जजमेंट को समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है, तभी जाकर के आप लोग समझ पाएंगे कि ये केस लो आपके केस में लगेगा भी या नहीं, और आप इसका लाभ ले सकेंगे या नहीं। देखिए, प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। एक होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, जिसे व्यक्ति अपनी कमाई से खुद खरीदता है, उसे कहते हैं स्व अर्जित संपत्ति। जिसे व्यक्ति ने अपनी कमाई से खुद अर्जित किया है उसे सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कहा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के नाम सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है तो उस व्यक्ति के पास उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी अधिकार होते हैं। वो उसे बरतने के लिए, उसे बेचने के लिए, उसे किसी व्यक्ति को दान करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। इसमें किसी भी व्यक्ति की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। यदि उसने वो संपत्ति अपनी कमाई से खुद खरीदी है, वो उसको वसीयत में नहीं मिली, विरासत के द्वारा नहीं मिली, बल्कि उस व्यक्ति ने अपनी खुद की कमाई से उसे खरीदा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब यदि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी आपके पिता के नाम भी हो तो आप उसमें किसी तरीके की कोई अड़चन नहीं कर सकते। आप कानूनी रूप से उसमें किसी तरीके की कोई दखल अंदाज नहीं कर सकते कि पिताजी तुम इसे नहीं बेच सकते या इसे मैं रखूंगा, ये मेरे नाम आनी है। क्योंकि जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है उस पर केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जिसके वो नाम होती है। चाहे उसका कोई बेटा हो, बेटी हो, उसकी पत्नी हो, किसी भी तरीके से उसमें कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं की जा सकती, और ना ही उसको लेने के लिए कोई भी क्लेम किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है अनसेस्टर प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति होती है, जो 4 जनरेशन से चली आ रही है। सबसे पहले परदादा, फिर दादा, फिर बेटा, फिर पोता, जो 4 जनरेशन से चली आ रही है, ऐसी संपत्ति को कहते हैं अनसेस्टर प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति। और यदि किसी परिवार के पास पैतृक संपत्ति होती है और उस परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म लेने से पहले ही उसका अधिकार अनसेस्टर प्रॉपर्टी में हो जाता है। उस व्यक्ति को उतना अधिकार होता है जितनी उसके हिस्से में वो आती है, कि वो उसे बरतने के लिए स्वतंत्र है। उसकी सहमति के बगैर उसे नहीं बेचा जा सकता। तो इसी तरीके की संपत्ति में जो आपको अपने पुरखों के द्वारा मिली है, जो आपके पूर्वज है उनके नाम से वो आपके नाम आई है। सबसे पहले वो आपके दादा के नाम थी, फिर आपके पिता के नाम आई, फिर अब आपके नाम है। तो यदि आपका भाई आपकी सहमति के बगैर उसे बेचना चाहता है तो ऐसा वो नहीं कर सकता, और यही इस जजमेंट में बताया गया है। दोस्तों, इस जजमेंट के फैक्ट्स को अब जान लेते हैं कि किस तरीके से बात की गई। इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, एसके गोलम लालचंद वर्सेस नंदूलाल शाह के मामले को विस्तार से समझने के लिए हमें इन बातों को समझना होगा। सबसे पहली बात है स्वामित्व, संपत्ति का स्वामित्व। जो इस संपत्ति को लेकर के जिसमें विवाद था, सबसे पहले हम उस संपत्ति की बात कर रहे हैं। सन 1959 में हावड़ा में दो भाइयों सालिक राम और सीताराम ने संयुक्त रूप से संपत्ति खरीदी थी। जिस संपत्ति को लेकर वर्तमान में इनका डिस्प्यूट है, उसको सालिक राम और सीताराम दो भाइयों ने मिलकर संयुक्त रूप से, दोनों ने पैसा इकट्ठा करके कुछ संपत्ति को खरीदा था। इसी संपत्ति को लेकर के डिस्प्यूट है। तो दोनों का इस संपत्ति पर बराबर अधिकार था। जब इन्होंने दोनों ने अपने पैसे मिलाकर के इसे खरीदा, दोनों ने बराबर पैसे दिए, तो इन दोनों का बराबरी का अधिकार है। यानी कि वो इसे बेचने के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए, दोनों पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये जैसा चाहे उस संपत्ति का कर सकते हैं।
उनकी मृत्यु के बाद यह संपत्ति उनके कानूनी वारिसों के पास चली गई, जैसा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के मुताबिक होता है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके लीगल हेयर जो उसके वारिस होते हैं उन्हें बांट दी जाती है। तो इसी तरीके से जो सालिक राम और सीताराम थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो संपत्ति है वो उनके बच्चों के नाम आ गई। सालिक राम के वारिसों में ब्रजमोहन और उनकी 3 बहनें थी, जबकि सीताराम के वारिसों में नंदूलाल और उनके अन्य परिवारजन थे। इस जजमेंट का नाम है एस के गोलम लालचंद वर्सेस नंदूलाल। तो इसमें जो नंदूलाल है वो सीताराम के वारिस थे। अब देखिए इसकी विवाद की शुरुआत किस तरीके से होती है। तो इस संपत्ति का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ था, यानी कानून के मुताबिक इस तरीके से इसका बंटवारा नहीं हुआ, इसका कोई पार्टीशन नहीं हुआ कि किस व्यक्ति को कितना हिस्सा मिला हुआ है। तो इस संपत्ति का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन ब्रजमोहन ने अपनी हिस्सेदारी को बिना किसी कानूनी विभाजन के, जो ब्रजमोहन था वो किसका वारिस था? ब्रजमोहन था सालिक राम का वारिस। तो ब्रजमोहन ने बिना किसी सहमति के, बिना किसी कानूनी बंटवारे के अपनी सारी संपत्ति को एस के गोलम लालचंद के नाम बेच दिया। ब्रजमोहन ने पूरी संपत्ति पर कब्जे का अधिकार का दावा करते हुए इसे बेचा कि इस संपत्ति पर मेरा कब्जा है, तो ये सारी की सारी संपत्ति मेरी है। उसने उनके बारे में नहीं सोचा कि जो नंदूलाल है, वे जो मेरे पिताजी के भाई के बच्चे हैं, उनका भी इस संपत्ति पर अधिकार है, इसका कब्जा होगा। तो इसने सारी की सारी संपत्ति को बेच दिया कब्जे के आधार पर, ये सारी संपत्ति मेरे नाम है तो मैं इसे बेच रहा हूँ, उनकी सहमति लिए बगैर। इस तरीके से जो ब्रजमोहन था उसने अपनी सारी हिस्सेदारी को बिना किसी कानूनी विभाजन के एस के गोलम लालचंद के नाम बेच दिया। ब्रजमोहन ने पूरे संपत्ति पर कब्जे का अधिकार का दावा करते हुए उसे बेचा, जबकि संपत्ति अभी भी संयुक्त रूप से सभी वारिसों के अधिकार में थी, क्योंकि संपत्ति तो सबके नाम थी। जो सालिक राम के वारिस थे उनके भी नाम थी, जो सीताराम के वारिस थे उनके भी नाम थी। तो उनकी सहमति के बगैर जो ब्रजमोहन था उन्होंने उस संपत्ति को बेच दिया। अब देखिए मुकदमे की जो फाइलिंग होती है वो किस तरीके से होती है। नंदूलाल और उनके परिवार के अन्य सदस्य जो संपत्ति के सह स्वामी थे ने ब्रजमोहन की इस बिक्री को चुनौती दी। जो नंदूलाल था उसने ये कहा कि भाई तुम ऐसे क्यों बेच रहे हो, ये संपत्ति तो हमारे भी नाम है और इसमें हमारा बराबरी का अधिकार है, हमारी सहमति के बगैर तुमने इस संपत्ति को कैसे बेच दिया। तो इसके लिए नंदूलाल ने मुकदमे की फाइल करता है। तो इसके लिए नंदूलाल ट्रायल कोर्ट में मुकदमा फाइल करता है और उसका दावा था कि ब्रजमोहन को बिना संपत्ति के विभाजन के पूरी संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं है। नंदूलाल की बात सही है। नंदूलाल ने कहा कि ब्रजमोहन को ये अधिकार नहीं है कि वो सारी की सारी संपत्ति को बिना हमारी सहमति के बेच सकता है। अब देखिए अदालत का निर्णय इसमें किस तरीके से आता है। अदालत ने सबसे पहली बात ये कही कि संपत्ति का विभाजन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संपत्ति का कानूनी बंटवारा पार्टीशन मिट्स एंड बाउंड्स नहीं हो जाता तब तक कोई भी सहस्वामी पूरी संपत्ति को नहीं बेच सकता। सबसे पहले बंटवारा जरूरी होता है, कौन सा हिस्सा किस व्यक्ति के नाम आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बेच रहा है। तो इसलिए जरूरी होता है कि उसे पता हो कि कौन सा हिस्सा उसके नाम आता है, और यदि वो संपत्ति को बेचना चाहता है, अनसेस्टर प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, तो उसमें बंटवारा होना जरूरी होता है। उसका पार्टीशन न्यायालय के द्वारा या आपसी सहमति के द्वारा किया होना चाहिए, तभी जाकर के आप अनसेस्टर प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। ब्रजमोहन की बिक्री केवल उनकी हिस्सेदारी के लिए वैध हो सकती थी। ब्रजमोहन ने जो अपनी संपत्ति को सारी की सारी संपत्ति अपनी बता करके बेचा वो अवैध है। यदि वो अपने हिस्से की भूमि यदि वो कहता कि मेरे हिस्से में इतनी भूमि आती है, वो कानूनी रूप से सही है, तो केवल यदि हम मान भी ले तो वो उसके हिस्से में ही सही हो सकता था, लेकिन पूरी संपत्ति के लिए नहीं। जैसे उन्होंने पूरा हिस्सा, सभी का हिस्सा बेच दिया है, तो इसे अवैध माना जाएगा। संपत्ति के सह स्वामित्व का अधिकार। कोर्ट ने दूसरी बात यह कही कि ब्रजमोहन अकेले पूरी संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं रखता था, क्योंकि अन्य सहस्वामी नंदूलाल और उनके परिवार का भी संपत्ति पर अधिकार था। जब तक संपत्ति के हिस्सों का कानूनी रूप से निर्धारण नहीं हो जाता, जब तक ये पता नहीं चल जाता कि किस व्यक्ति के हिस्से में कितनी भूमि आती है, तब तक ऐसी बिक्री अवैध मानी जाएगी। देखिए कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में एस के गोलम लालचंद वर्सेस नंदूलाल शाह 16 सितंबर 2024 के जजमेंट में इस बात को कहा है, यदि संपत्ति के अधिकारों का कानूनी रूप से निर्धारण नहीं हो जाता तब तक ऐसी बिक्री अवैध मानी जाएगी, और ब्रजमोहन के द्वारा बेची गई संपत्ति को अवैध माना गया। अदालत ने तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही कि एस के गोलम लालचंद के पास केवल उस हिस्से का अधिकार हो सकता है जो ब्रजमोहन का था। अन्य सहस्वामी के अधिकार को प्रभावित किए बिना संपत्ति का कोई भी लेन देन संभव नहीं होगा। अब देखिए एस के गोलम ने तो अपनी सारी संपत्ति जितनी उसने खरीदी है उसके पैसे से दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट इसको ये बात कह रही है कि एस के गोलम के पास केवल उसी का अधिकार हो सकता है जो संपत्ति ब्रजमोहन के नाम थी। जो ब्रजमोहन के भाइयों की थी या अन्य जो खानदानी थे उनकी थी, उस पर एस के गोलम का अधिकार नहीं हो सकता। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजमोहन के विक्रय को आंशिक रूप से मान्य माना। कोर्ट ने कहा कि जितना हिस्सा इसके हिस्से में आता है उसे यदि हम मान्य मान भी ले, लेकिन पूरी संपत्ति का विक्रय अवैध ठहराया गया। यह निर्णय सहस्वामित्व वाली संपत्तियों के मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि संपत्ति का कोई भी लेन देन तभी वैध होगा जब संपत्ति का उचित विभाजन कर दिया जाए।
यानी कि संपत्ति का विभाजन, संपत्ति का पार्टीशन होना जरूरी होता है, तभी जाकर आप अनसेस्ट प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अन्यथा एक सहस्वामी पूरी संपत्ति को बेचने के लिए सक्षम नहीं है। इस मामले का फैसला निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए एस.के. गोलम लालचंद की अपील को खारिज कर दिया गया। एस.के. गोलम हाईकोर्ट में ये अपील कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में ये अपील कर रहा था कि मेरे नाम जो संपत्ति की गई है वो सही तरीके से की गई है, जबकि कोर्ट ने, जो निचली कोर्ट थी, जो ट्रायल कोर्ट थी, हाई कोर्ट थी, उसी के निर्णय को माना। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि बिना सहस्वामी की कंसेंट के, बिना सहस्वामी जो अन्य हिस्सेदार होते हैं उनकी सहमति के बगैर आप अनसेस्ट प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। इस तरीके से इस जजमेंट में ये बातें कही गई, आप इसका सहारा अपने केस में ले सकते हैं यदि कोई भी खानदानी या कोई भी परिवार का सदस्य आपकी संपत्ति को बिना आपकी कंसेंट के बेचता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।